किसान, बदलते भारत की शान। गन्ने की मिठास को हम सभी ने चखा है, कभी चाय की प्याली में, कभी गर्मा गर्म गुड़ के रूप में, तो कभी ठंडक पहुंचाने वाले रस में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिठास हम तक पहुंचाने के पीछे कितनी मेहनत होती है? हमारे किसान और कृषि वैज्ञानिक कैसे इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंचल सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करने वाले हैं गन्ने की नई नई वैरायटीज के बारे में, साथ ही समझाएंगे इसकी इतिहास की पूरी कहानी और जानेंगे कि कैसे आधुनिक युग में टिश्यू कल्चर से इसे एक नई दिशा दी जा रही है और किसानों के लिए ये टिश्यू कल्चर किसी वरदान से कम नहीं है। यानी कह सकते हैं कि अब लैब और लैंड दोनों तरफ गन्ने को लेकर काफी कार्य हो रहा है और इसका असर किसानों की बढ़ती आय में दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम आप तक पहुंचाएंगे गन्ने की मिठास की पूरी कहानी। गन्ना दुनिया की प्रमुख नकदी फसलों में गिना जाता है। इसकी उत्पत्ति नीव गुआना में हुई। हजारों साल बाद इंसानों के माइग्रेशन के दौरान ये एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा। भारत से इसका रिश्ता वैदिक काल से जाकर मिल जाता है। कहा जाता है कि भारत में इसकी सबसे पहली खेती 1400 से 1000 साल ईसा पूर्व हुई थी। आज ये दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में उगाया जा रहा है। इनमें से प्रमुख 28 देशों में भारतीय गन्ने की किस्में उपजाई जाती हैं। गन्ना पशु आहार, फाइबर और ऊर्जा का भी स्रोत है, खासकर जैव ईंधन और कोजेनरेशन का। चीनी उद्योग में कोजेनरेशन एक ऐसा उद्योग है जिसमें कृषि अवशेषों का इस्तेमाल करते हुए भाप की मदद से बिजली पैदा की जाती है। दूसरी ओर इथेनॉल उत्पादन में भी हमारे देश ने लंबी छलांग लगाई है। ब्राजील और अमेरिका के बाद इस क्षेत्र में भारत तीसरे पायदान पर है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग चीनी उत्पादन में है। दुनिया भर में 3/4 चीनी गन्ने से ही बनाई जा रही है। यही वजह है कि गन्ना हमारे देश की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में शामिल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गन्ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और यह विश्व के गन्ना उत्पादन में लगभग 86% से अधिक का योगदान देता है। और निश्चित रूप से यह बायोफ्यूल का एक मुख्य स्रोत है और इथेनॉल के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। और इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस गन्ना प्रजनन संस्थान को देश में सबसे अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में पहचाना है, जो देश के लिए प्रजनन और किस्मों की पहचान करने में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इसलिए इसने देश को स्वतंत्रता के बाद शुगर का आयातक देश से अधिशेष शुगर उत्पादन वाले देश में बदल दिया है। गन्ना उत्पादन में भले ही ब्राजील सबसे ऊपर हो, लेकिन चीनी के मामले में भारत नंबर 1 है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने भारत को 2024 के लिए अपना अध्यक्ष बनाया। इस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में गन्ने की भूमिका जबरदस्त रही है। इसकी वजह गन्ने का अच्छा भाव है। भारत सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। गन्ना उत्पादन की बात करें तो 2023-24 के दौरान देश भर में 57,51,000 हेक्टेयर पर गन्ना बोया गया और उत्पादन रहा 4,531 लाख टन। 2023-24 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले पायदान पर बना हुआ है। यहाँ 215 मिलियन टन गन्ने की पैदावार हुई। इसके बाद 112 मिलियन टन के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। इनके अलावा कर्नाटक, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश भी प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं।
भले ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता हो, लेकिन उत्पादकता के मामले में फिलहाल वो 7वें नंबर पर है। पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर तेलंगाना और तीसरे पर कर्नाटक है। गन्ने की पुरानी वैरायटीज में सुधार किया जा रहा है, वहीं लैब में टिश्यू कल्चर से ऐसे ताकतवर पौधे तैयार किए जा रहे हैं जो कि आज की विषम परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि लैब से लैंड का ये सफर अब काफी छोटा हो गया है। टिश्यू कल्चर नई तकनीक का एक उदाहरण है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि विज्ञान और किसान इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं टिश्यू कल्चर को कैसे तैयार किया जाता है और ये किसानों तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। अच्छी फसल के लिए सबसे जरूरी चीज गुणवत्ता वाला बीज है। ऐसा बीज जो बीमारियों से मुक्त हो और जिस पर कीट पतंग बहुत ज्यादा हमला न कर सकें। गन्ना चूंकि वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप यानी कि वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसल है, इसलिए इसमें जीवाणु, विषाणु और कवक के जरिए कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसी फसलें जिन्हें बीज के बजाय पौधे के तने, जड़ या पत्तियों से उपजाया जाता हो, वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित फसलें कहलाती हैं। गन्ने में कवक जनित बीमारियां तो दवाओं से दूर हो जाती हैं, लेकिन असल समस्या विषाणु रोगों की है। विशेषज्ञों का कहना है कि विषाणु की वजह से गन्ने के खेतों में 30 से 40% तक का नुकसान हो जाता है। अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं है जो विषाणु की समस्या को दूर कर सके। ऐसे में टिश्यू कल्चर विधि उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। सूक्ष्म प्रचार एक महत्वपूर्ण ऊतक संवर्धन पद्धति है जहां हम कृत्रिम क्षेत्र और नियंत्रण स्थिति में रोग मुक्त आनुवंशिक रूप से समान पौध सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। और इस ऊतक संवर्धन पौधे के उत्पादन की प्रक्रिया अलग है। ऊतक संवर्धन पौधे के उत्पादन के लिए 5 चरण होते हैं। पहले चरण में हम 4 से 5 महीने पुरानी फसलों से स्वस्थ शीर्ष एकत्र करते हैं और उसके बाद हम गन्ने के शीर्ष से 10 सेंटीमीटर बिट को काटकर निकालते हैं और इस बिट शूट बिट को सोडियम हाइपोक्लोराइट और इथेनॉल से कीटाणुरहित करते हैं और उसके बाद ही हम अपिकल मेरिस्टेम टिप को काटकर निकालते हैं, जिसका आकार 0.2 से 0.5 मिलीमीटर होता है। अपिकल मेरिस्टेम टिप को यिंगशू शीर्ष से काटकर निकाला जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन की मदद से रोपाई के लिए आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौध तैयार की जा सकती है, वो भी बहुत कम समय में। बस इसके लिए कृत्रिम मीडिया और नियंत्रित वातावरण की जरूरत होती है। मीडिया 3 तरह का है। पहला शूट इनिशिएशन के लिए, दूसरा शूट मल्टीप्लिकेशन के लिए और तीसरा है रूटिंग के लिए। 3 प्रकार के मीडिया, एक शूट की शुरुआत के लिए है और एक शूट के प्रसार और मार्गदर्शन मीडिया के लिए। और हम 3 अलग अलग मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। और शुरू में 0.2-0.5 मिलीमीटर आकार की एपिकल मेरिस्टेम टिप को शूट की शुरुआत मीडिया में संचारित किया जाता है। यह मेरिस्टेम टिप का आकार है क्योंकि हम मेरिस्टेम टिप का उपयोग करते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम टिप वायरस से मुक्त होती है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम टिप के साथ कोई संवहनी कनेक्शन नहीं है और एपिकल मेरिस्टेम ट्यूब में कोई वायरस गति नहीं होती है। इसलिए एपिकल मेरिस्टेम से विकसित होने वाले पौधे वायरस से मुक्त होते हैं। इसलिए इस मेरिस्टेम को शुरुआत मीडिया में संचारित करने के बाद 2 महीने बाद हमें इस एपिकल मेरिस्टेम टिप से एकल शूट विकसित होता है। इसमें लगभग 2 महीने लगते हैं। 2 महीने बाद हम एकल शूट को प्रसार मीडिया में स्थानांतरित करते हैं, जहां एकल शूट से कई शूट विकसित होते हैं। प्रसार मीडिया में हम बेंजिल अमीनोप्यूरिन जोड़ते हैं, जो शूट के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण साइटोकाइनिन है। एक बार हमें मिलता है और शुरुआत से इस प्रसार चरण तक 4 महीने लगते हैं। इस तकनीक का एक लाभ यह है कि कम समय में बड़ी संख्या में पौधों का उत्पादन होता है। इसलिए एक बार जब हमें ये कई शूट मिल जाते हैं तो हम उपसंस्कृति के लिए जाते हैं। उपसंस्कृति 20 दिनों में एक बार की जाती है ताकि शूट की संख्या बढ़ सके।
सब कल्चरिंग के लिए हर 20 दिन में शूट्स को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे। साथ ही विषाणु की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि नमूना विषाणु से मुक्त है या नहीं। इसके बाद शूट्स को अलग अलग कर देते हैं और रूटिंग मीडियम में स्थानांतरित कर देते हैं। 15 दिन के भीतर इनमें जड़ें बननी शुरू हो जाती है। इन व्यक्तिगत शूट्स में 15 दिनों में हमें जड़ निर्माण प्राप्त होता है। जड़ निर्माण के बाद ये सभी प्रक्रियाएं शूट की शुरुआत से लेकर रूटिंग स्टेज तक की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित स्थिति के तहत बनाए रखा जाता है। वृद्धि कक्ष में हम जो तापमान बनाए रखते हैं वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रकाश व्यवस्था में 16 घंटे प्रकाश और 8 घंटे अंधकार और 20 लाख की तीव्रता पर है। हम फ्लास्क को रख सकते हैं और यह सब नियंत्रित स्थिति में बनाए रखा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद शुरुआत से लेकर रूटिंग स्टेज तक इस प्रक्रिया में लगभग 10 महीने लगते हैं। जड़ निर्माण के बाद इसे सख्त करने के उद्देश्य से बाहर ले जाया जाता है। टिश्यू कल्चर के वास्ते शूट लेने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान में एक मेंटेनेंस बिल्डिंग प्लॉट तैयार किया गया है। टिश्यू कल्चर टीम यहीं से नमूना लेती है और जो भी पौध तैयार होती है उसका इस्तेमाल गुणवत्तापूर्ण बीज विकसित करने में होता है। बीज उत्पादन के लिए संस्थान ने प्रगतिशील किसानों और गन्ना मिलों से अनुबंध किया है। अच्छी गुणवत्ता वाले ज्वार सेट्स की बहुत अधिक मांग है, इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक की सभी निजी फैक्ट्रियां और सहकारी फैक्ट्रियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मांग देती हैं और उनकी आवश्यकता के आधार पर हम किसानों की भागीदारी वाले बीज उत्पादन मोड से बीज सामग्री का उत्पादन करते हैं और हम निजी और सहकारी फैक्ट्रियों को आपूर्ति कर रहे हैं। अब तक 2016 से पिछले वर्ष 2024 तक हमने लगभग 10,200 टन गुणवत्ता वाले बीज गन्ना का उत्पादन किया है। इसके माध्यम से दोनों किसान और सीवर फैक्ट्रियां लाभान्वित हो रही हैं। इसलिए किसानों को भी बीज गन्ना के लिए प्रीमियम मूल्य मिल रहा है, जो प्रति टन 3,500 रुपए मिल रहा है। इसलिए वे शुगर कैन बेडिंग इंस्टीट्यूट के लिए बीज उत्पादन करने में खुश हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों फैक्ट्रियां और किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान ने किसानों तक उन्नत बीज पहुंचाने की व्यवस्था कर रखी है। इसके लिए यहाँ प्रसार अनुभाग है, जिसका काम किसानों के पास जाकर नई प्रजातियों को दिखाना है ताकि वो उस प्रजाति को उगाने के लिए प्रेरित हो सकें। आज भारत गन्ने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और इसका श्रेय जाता है हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को, जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ ऐसी वैरायटी डेवलप की बल्कि दिखा दिया कि अगर किसान और विज्ञान कुछ ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ये पूरी कहानी जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में व्यवसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल गन्ने के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कैसे गन्ने की नई नई वैरायटी हमारे किसानों तक पहुंचाई जा रही है और इसमें हमारे वैज्ञानिकों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और बातें आप तक पहुंचाते हैं। गन्ने की नई प्रजातियों को विकसित करने में जितना योगदान कोयम्बटूर संस्थान का है, उतना किसी का नहीं। इस संस्थान ने पहली किस्म 1918 में तैयार की थी। नाम था CO205।
ये अपनी तरह की पहली हाइब्रिड थी। अगले 7 साल में संस्थान ने इस पर तेजी से काम किया कि भारत के 80% गन्ना उत्पादक क्षेत्र पर यहीं की प्रजातियों का राज हो गया। इस बात को आज 100 साल हो गए हैं। 80% क्षेत्र पर आज भी इसी संस्थान की हुकूमत है। हमारे संस्थान ने कई अद्भुत किस्में विकसित की हैं, जो CO 312, CO 313, CO 419, CO 1148, CO 1158, 613, R4, CO 68 नंबर 6, CO 86032 और 0238 से शुरू होती हैं। ये किस्में न केवल भारत में बल्कि दुनिया के 28 प्रमुख गन्ना उगाने वाले देशों में भी उगाई जाती हैं। यदि आप किसी ऐसे देश में जाते हैं जहां गन्ना एक प्रमुख फसल है, तो आप CO किस्में पा सकते हैं। CO का मतलब शुगर केन ब्रीडिंग संस्थान द्वारा विकसित किस्में हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की स्थापना के पीछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का भी हाथ है। बात 1910 के आसपास की है। तब भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को बाहर से चीनी आयात करनी पड़ती थी। पंडित मालवीय इस बात से नाराज थे। उनका मानना था कि भारत में अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है, बस उसे अच्छी किस्में उत्पन्न करने वाला संस्थान चाहिए। BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय वास्तव में वह उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे कि हमें अब और चीनी आयात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों शुरुआती 1909-1910 में हम अन्य देशों से चीनी आयात कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अब चीनी आयात नहीं करनी चाहिए। हमें एक संस्था की आवश्यकता है जो देश में ही चीनी की उत्पादकता और उत्पादन को सुधार सके। तो उन दिनों ऐसा हुआ कि पहले से ही एक संस्थान डच ईस्ट इंडीज जावा में था, जो आज के आधुनिक इंडोनेशिया में है। पहले से ही एक प्रजनन स्टेशन था जो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के लिए किस्मों का प्रजनन कर रहा था, जो कि प्रायद्वीपीय भारत है। लेकिन हमारे पास विशेष रूप से उत्तर भारतीय या उपोष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के लिए किस्मों को प्रजनन करने के लिए कोई प्रजनन स्टेशन नहीं था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि गन्ना कवकीय और गैर कवकीय दोनों तरह की बीमारियों के लिए संवेदनशील है। गैर कवकीय रोग टिश्यू कल्चर के माध्यम से नियंत्रित किए जाते हैं, जबकि कवकीय रोगों के लिए संस्थान में गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस विकसित की गई है। असल में हमने 2001 में एक विचार की अवधारणा की और प्रोटोटाइप विकसित करके, जो वैक्यूम इन्फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हमने इस तकनीक को पिछले 15 वर्षों तक 2001 से 2015 तक मान्य किया और बड़े यूनिट्स का भी विकास किया और विभिन्न चीनी मिलों में फील्ड परिस्थितियों के तहत मान्य किया और फिर 2016 में व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया। तकनीक को पूरे भारत में स्वस्थ नर्सरी कार्यक्रम और रोग प्रबंधन के लिए अपनाया जा रहा है। उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय भारत दोनों में पूरे भारत में 4400 से अधिक इंस्टॉलेशन किए गए हैं, विशेष रूप से उपोष्णकटिबंधीय भारत में लाल सड़न के प्रबंधन के लिए। कीट और बीमारियां फसल को तो नुकसान पहुंचाती ही हैं, किसान की उत्पादन लागत में भी इजाफा कर देती हैं। जाहिर है इससे किसान की आय पर जबरदस्त असर पड़ता है। गन्ना प्रजनन संस्थान ने जो किस्में तैयार की हैं, वो रोग और कीटों के खिलाफ प्रतिरोधी हैं, साथ ही ज्यादा उत्पादन और उत्पादकता भी प्रदान करती हैं। यही वजह है कि भारत अब चीनी आयातक देश नहीं रहा, बल्कि यहाँ घरेलू जरूरतों से भी कहीं अधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन हो रहा है। हम लाल सड़न विकसित करने के लिए जीनोम एडिटिंग में शामिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं लाल सड़न एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है। किसान अब विशेष रूप से परेशान हैं, क्योंकि विशेष किस्में CO 0238 लाल सड़न बीमारी के कारण प्रभावित हो रही हैं। इसलिए हमने गन्ने में लाल सड़न प्रतिरोध विकसित करने के लिए जीनोम एडिटिंग का उपयोग एक आणविक रणनीति के रूप में किया है। इसके अलावा हमारे पास डायग्नोस्टिक उपकरण भी हैं। हम किसानों को क्षेत्र स्तर पर निदान में मदद कर सकते हैं, और हम नैनो टेक्नोलॉजी आधारित स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम के विकास में भी शामिल हैं, ताकि हम वास्तव में अपनी सभी प्रबंधन प्रथाओं के क्षेत्र स्तर पर अनुप्रयोग के लिए जा सकें।
एकीकृत कीट और रोग नियंत्रण खेती के सर्वोत्तम तरीकों में गिना जाता है। ये ऐसी विधि है जिसमें बिना दवाओं का इस्तेमाल किए ही व्याधि नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा गन्ने के साथ मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी दलहनी फसलें उगा सकते हैं। पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन करके भी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। गन्ना फसलों से दुधारू पशुओं को चारा भी मिलता है, जबकि बकरी पालन एटीएम की तरह काम करता है। कोयम्बटूर के संस्थान में मछली तालाब के ऊपर मुर्गियां पाली जा रही हैं। मुर्गियों की पीठ मछलियों के लिए शानदार चारा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कम खर्च में अतिरिक्त आय हो रही है। मैं गन्ना आधारित खेती प्रणाली के बारे में समझाने के लिए यहाँ हूँ। यह एक सामान्य मॉडल है जिसे हमने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया है। तो यहाँ हमारे पास सभी घटक गन्ने से संबंधित हैं। आमतौर पर किसान गन्ने को एकल फसल के रूप में उगाते हैं, लेकिन जब किसान गन्ने के साथ सभी संबद्ध उद्यमों को जोड़ते हैं तो वे अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है जिसे परिपक्वता और आय प्राप्त करने के लिए लगभग 12 महीने लगते हैं। यदि किसान डेयरी पशु, बकरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध उद्यमों को केंचुआ खाद के साथ जोड़ते हैं तो वे अपनी आय बढ़ा सकते हैं, या कह सकते हैं कि वे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। कोयम्बटूर गन्ना प्रजनन संस्थान समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगातार नई किस्में विकसित कर रहा है। हाल ही में CO 14012 और CO 11015 पूर्ण की हैं। इस समय भी CO 18009 पर काम चल रहा है। सुबह की चाय की मुस्कुराती हुई प्याली हो या फिर रात का मीठा, हमारे दिन भर में कहीं ना कहीं गन्ना जीवन में घुला हुआ है। ये मिठास कैसे हम तक पहुंचती है, इसका पूरा इतिहास है। और इस वक्त मैं एक म्यूजियम में हूं जहां पर इस इतिहास को संजो कर रखा गया है। यहां आपको ये भी बता दूं कि वो दौर गया जब शुगर केन गन्ना यानी सिर्फ गुड़ और चीनी के लिए जाना जाता था, बल्कि आज इसके कई तरह के उत्पाद हैं और जिनमें से एक ये साड़ी भी है। जी हाँ, इसे भी शुगर केन के बगास से तैयार किया गया है। तो चलिए जानते हैं गन्ने का पूरा इतिहास इस म्यूजियम में कैसे संजोया गया है। कोयम्बटूर का गन्ना प्रजनन संस्थान अपने आप में एक इतिहास को संजोए हुए है। संस्थान की स्थापना को 113 साल का लंबा समय हो गया है। तब से लेकर अब तक की तमाम प्रमुख उपलब्धियां इस संस्थान के म्यूजियम में मौजूद हैं। यह 113 साल की पुरानी यात्रा का चित्रण करता है जो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की है, जिसकी शुरुआत 1912 में डॉक्टर C.A. बार्बर की दूरदर्शिता से हुई थी। इसके बाद सर T.S. वेंकटरमन आए। इस संस्थान में विकसित की गई किस्में, वर्षों में विकसित की गई उत्पादन और सुरक्षा तकनीकें और उन किस्मों के बारे में लोकप्रिय किस्में जो भारतीय किसानों द्वारा उगाई गई हैं, लेकिन अन्य देशों के किसानों द्वारा भी लगभग 2080 देशों में दुनिया भर में। डॉक्टर चार्ल्स अल्फ्रेड बार्बर एक ब्रिटिश बोटैनिकल साइंटिस्ट थे। उस समय की ब्रिटिश हुकूमत के पास जावा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए गन्ना संस्थान मौजूद था, लेकिन भारत की उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए कोई संस्थान नहीं था। डॉक्टर बार्बर ने देश भर का दौरा किया और कोयम्बटूर को गन्ना प्रजनन संस्थान के लिए उचित जगह माना। तो यहाँ हम देख सकते हैं साइगोकेन उगाने वाले देशों का नक्शा। आप देख सकते हैं कि यह कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। यह भूमध्य रेखा है। आप देख सकते हैं कि यह साइगोकेन उगाने वाला क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा के 23 डिग्री दक्षिण में है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बंजर गन्ना का प्रमुख रूप से मौजूदगी है और वास्तव में हमारा देश प्रायद्वीपीय भारत में विभाजित है। आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वास्तव में आप यहाँ देख सकते हैं
तो यह आधुनिक इंडोनेशिया है और पहले इसे डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था। तो यहाँ जावा में पहले से ही एक प्रजनन स्टेशन था जो उष्णकटिबंधीय स्थिति के लिए किस्मों का प्रजनन कर रहा था। आप देख सकते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय स्थिति है प्रायद्वीपीय भारत की, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय स्थिति या उत्तर भारत की किस्मों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई प्रजनन स्टेशन नहीं था। संस्थान की ओर से तैयार पहली किस्म भारत के गन्ना क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई, इसलिए संस्थान परिसर में इसका स्मारक बनाया गया है। हमारे पास एक स्मारक है CO 205 किस्म के लिए, जो पहली अंत प्रजातीय संकर है, पूरी दुनिया की पहली व्यावसायिक संकर है। तो वास्तव में CO हमने अभी उल्लेख किया कि यह संस्थान बहुत पहले 1912 में शुरू किया गया था, सही 6 वर्षों की अवधि के भीतर। सर TS वेंकटरमन अपने संरक्षक और संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर CA बार्बर के साथ उन्होंने 1918 में इस CO 205 किस्म को विकसित किया। तो वास्तव में इसने पंजाब क्षेत्र, देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने की पैदावार को दोगुना करने के मामले में बड़ा प्रभाव डाला। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की कई बड़ी उपलब्धियां हैं। यहाँ जर्मप्लाज्म का दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है। इसकी प्रजातियां दुनिया के 28 देशों में उगाई जा रही हैं। भारत के 80% गन्ना रकबे पर इसकी बनाई हुई किस्में बोई जाती हैं और इसे अब तक 3 पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष कोयम्बटूर से, जिसे देखकर आप भी समझ गए होंगे कि गन्ने की फसल जब खेतों में उगती है तो मिठास की एक कहानी रचती है, देश को आत्मनिर्भर बनाती है, किसानों की आय में वृद्धि करती है और आपके और हमारे मुंह में मिठास खोलती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आए, तो आप हमें पत्र लिखें, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि विशेष YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक और विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।